मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, एक मिठाई की दुकान में। लेकिन सबसे पहला सवाल, क्या आप उस बिजनेस को बिना समझे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे? नहीं ना। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि उस दुकान में कितना सेल हो रहा है, यानी आप रेवेन्यू देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि उस दुकान में कितना मुनाफा हो रहा है, यानी आप प्रॉफिट देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि उस दुकान में कितना खर्चा है, यानी किराया बिल, यानी आप एक्सपेंस देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि दुकान किस लोकेशन पे है, लोकेशन अच्छी है या नहीं है, यानी आप एसेट देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो पर्सन दुकान चला रहा है वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, यानी आप प्रोमोटर देखेंगे। तो ये सारे एनालिसिस आप अपने रियल लाइफ में करते हैं, लेकिन यही एनालिसिस जब स्टॉक मार्केट में करनी होती है तो आप नहीं करते हैं। आप बिना एनालिसिस किए अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब स्टॉक मार्केट में जो एनालिसिस होता है वो दो तरह का होता है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे कि कैसे किसी बिजनेस का फाइनेंशियल पढ़ते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है। एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ हार्ड नहीं होता है। आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं। और ये सब सीखने के बाद आप खुद स्टॉक का एनालिसिस कर पाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग बताता हूँ। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जब आप कोई स्टॉक उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदते हैं तो उसको वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। मतलब जब कोई चीज़ सस्ती मिलती है लेकिन उसकी असली कीमत ज़्यादा होती है। अब दो चीज़ होता है, एक होता है प्राइस और एक होता है वैल्यू। प्राइस वो होता है जो आप पे करते हैं और वैल्यू वो होता है जो आपको मिलता है। अब मान लो आप एक आईफोन 15 लेने जा रहे हैं और दो शॉप है, एक है शॉप 1 और एक है शॉप 2। अब मान लो शॉप 1 पर आईफोन 15 मिल रहा है 60,000 का और शॉप 2 पर आईफोन 15 मिल रहा है 1,20,000 का। अब आप बोलेंगे कि मुझे किस शॉप से लेना चाहिए, शॉप 1 से या शॉप 2 से? लेकिन लेने से पहले आप चेक करोगे कि क्या आईफोन असली है या नहीं। आप चेक करोगे वारंटी है या नहीं। आप देखोगे बॉक्स सील्ड है या नहीं। आप देखोगे सारे एक्सेसरीज इंक्लूडेड है या नहीं। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो 60,000 में आईफोन लेना एक स्मार्ट डिसीजन होगा। लेकिन अगर डुप्लीकेट निकला तो 60,000 भी ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, आप प्राइस देखने से पहले उसकी वैल्यू को चेक करते हो। और वही काम स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो स्टॉक मार्केट में इसका क्या मतलब है? स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइस। प्राइस क्या है? प्राइस वो नंबर है स्टॉक का जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, जैसे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया। ये क्या है? प्राइस, जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? वैल्यू। वैल्यू मतलब कि वो बिजनेस कितना कमा रहा है, बिजनेस के ऊपर डेट कितना है और फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं, तो वो क्या है? वैल्यू। बिजनेस ग्रोथ, ये सब क्या है? वैल्यू। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जितना हम पे कर रहे हैं किसी भी स्टॉक के लिए वो सही है या नहीं? क्या हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, हमें वैल्यू कम मिल रही है? इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम जो एनालिसिस करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का असली मकसद होता है बिजनेस की वैल्यू को समझना, जिससे हम किसी भी स्टॉक को कम दाम में खरीद सकें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बिजनेस समझना जरूरी है, कंपनी क्या करती है, इंडस्ट्री कौन सी है, क्या इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में और ज़्यादा ग्रोथ आ सकता है या फिर फ्यूचर में इसमें ग्रोथ कम है, और इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। जब आप ये सब देख लें तब आपको इनकम स्टेटमेंट देखना चाहिए। अब इनकम स्टेटमेंट में तीन चीज़ होता है। किसी भी बिजनेस में सबसे पहली चीज़ क्या होता है? सेल, मतलब रेवेन्यू। तो सबसे पहले आप देख लो रेवेन्यू कितना हो रहा है कंपनी का, क्या कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? रेवेन्यू। अगर कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है तो सही है। दूसरी चीज़ आप देख लो एक्सपेंस, कंपनी का एक्सपेंस कितना हो रहा है, क्या कंपनी का एक्सपेंस हर साल कम हो रहा है या नहीं। अगर कम हो रहा है तो सही है। अब सारे खर्चे करने के बाद जो बचा वो क्या है? प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्या कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो सही है। हो गया इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट भी समझ लेते हैं। बैलेंस शीट में हम एसेट और लायबिलिटीज़ देखते हैं। एसेट क्या होता है? जो आपके जेब में पैसा डाले, जो आपको पैसा ला कर दे। और लायबिलिटीज़ क्या होता है? जो आपके जेब से पैसा निकाले, जो आपसे पैसा लेकर जाए। तो दो चीज़ होता है, एसेट और लायबिलिटी। एसेट जो आपको पैसा ला कर दे, लायबिलिटीज़ जो आपसे पैसा लेकर जाए। अब आप देख लो कंपनी का एसेट हर साल बढ़ रहा है या नहीं। अगर बढ़ रहा है तो सही है। और इसी तरह लायबिलिटीज़ भी देख लो, हर साल लायबिलिटीज़ कम हो रहा है या नहीं। अगर कम हो रहा है तो सही है। अब एक चीज़ आप और देख सकते हैं जो है एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब अगर कंपनी के पास 100 करोड़ का एसेट है
और 40 करोड़ की लायबिलिटी है, तो कंपनी के पास कितना इक्विटी हुआ? 60 करोड़ का। यानी इस कंपनी के पास 60 करोड़ की इक्विटी है। अब हो गया, बैलेंस शीट भी आप समझ गए। अब हम सीखते हैं पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पी रेशियो समझते हैं। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू, पी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। अब अगर पी ज़्यादा तो स्टॉक महंगा, और अगर पी कम तो स्टॉक सस्ता। अब ईपीएस क्या होता है? ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। ईपीएस है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग अपॉन टोटल शेयर। मान लो अर्निंग टोटल है 50 करोड़ और टोटल शेयर है 1 करोड़, तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस कितना हुआ? 50। अब पीई निकालते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए शेयर प्राइस जो है वो है 1000 रुपया। शेयर का प्राइस मान लो एग्जाम्पल के लिए 1000 रुपया है, तो पीई कितना होगा? पीई का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। तो प्राइस कितना है? 1000, और अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, ये ईपीएस कितना है? 50। तो पीई कितना आया? 20। अब पीई आया 20, इसका मतलब आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 20 रुपया देना पड़ेगा। अब पीई जितना कम उतना अच्छा स्टॉक। पीई जितना कम उतना अच्छा स्टॉक। पीबी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। पीबी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। अब पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर। अब बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। एसेट माइनस लायबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए मान लो 200 करोड़ एसेट है और 100 करोड़ की लायबिलिटी है, तो बुक वैल्यू कितना आएगा? बुक वैल्यू आएगा 100 करोड़। अब पीबी निकालते हैं, तो पीबी का फॉर्मूला क्या है? पीबी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। मान लो एग्जाम्पल के लिए शेयर प्राइस जो है, एग्जाम्पल के लिए मान लो शेयर प्राइस 500 रुपया है, तो पीबी निकालते हैं। तो पीबी का फॉर्मूला है प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस कितना है? 500 रुपया, और पीबी रेशियो कितना है? सॉरी, बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? 100 करोड़। तो पीबी रेशियो कितना आया? 5। अब पीबी रेशियो आया 5, तो पीबी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा। यानी पी रेशियो कम तो स्टॉक अच्छा, पीबी रेशियो कम तो स्टॉक अच्छा। दोनों क्या होने चाहिए? कम। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब है कि कंपनी ने अपने इक्विटी के ऊपर कितना कर्जा लिया है। वैसे कर्जा तो दोनों के ऊपर लिया है, डेट मतलब लोन और इक्विटी मतलब इक्विटी देकर पैसा लेना। एग्जाम्पल के लिए मान लो कंपनी के ऊपर 40 करोड़ का डेट है। मान लो कंपनी के ऊपर डेट है 40 करोड़ का, डेट है 40 करोड़ का, और इक्विटी कंपनी के पास है 80 करोड़। इक्विटी है 80 करोड़, तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा? 40 डिवाइड बाई 80 कितना आएगा? 0.5। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है तो सही है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो सही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है कि कंपनी का रिपेइंग कैपेसिटी कितना है। अब एक और रेशियो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, जो है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। आज के टाइम पे करंट कितना एसेट है कंपनी के पास और कितना लायबिलिटी है। मान लो करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है करेंट रेशियो का। एग्जांपल के लिए मान लो 200 करोड़ का एसेट है आज के टाइम पे कंपनी के पास करेंट,
और 100 करोड़ की लायबिलिटी है करंट। तो करंट रेशियो कितना आएगा 2। अब करंट रेशियो आया 2। अब करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। लेकिन आपको एक चीज़ और चेक करनी है, रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है कंपनी की। अब ये 4 बेसिक रेशियो मैंने आपको बताए हैं जो हर एक इन्वेस्टर को देखना ज़रूरी है, लेकिन और भी रेशियो होते हैं। अब 2 चीज़ आपको और देखना है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा होल्डिंग। आप देखो कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, क्या वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सही है, और अगर निगेटिव है तो सही नहीं है। एक अच्छी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होता है, और ये चेक करना हाईली इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखो क्या प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। अगर प्रोमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो अच्छा है, और अगर नहीं बढ़ा रहा है तो ये सही नहीं है। फिर आप देखो क्या एफआईआई और डीआईआई एंटर कर चुके हैं। अगर वो एंटर कर चुके हैं तो क्या वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ा रहे हैं तो सही है, और अगर बढ़ा नहीं रहे हैं तो सही नहीं है। आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या देखना है हमें, 3 चीज़। सबसे पहला रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस और फिर प्रॉफिट। फिर दूसरा हमने क्या सीखा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमको क्या देखना है, एसेट और लायबिलिटीज़। फिर हमने क्या सीखा, पी रेशियो। पी रेशियो जितना कम उतना अच्छा। फिर हमने क्या सीखा, पीबी रेशियो। पीबी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा। फिर हमने सीखा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो भी जितना कम उतना अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमें और चेक करनी होती है जो है रिपेइंग कैपेसिटी। फिर हमने क्या सीखा, करंट रेशियो। करंट रेशियो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। और फंडामेंटल एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है, इससे आप एक ओवर वैल्यू स्टॉक से दूर होकर एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को पकड़ सकते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहां आप एनालिसिस कर सको। मैं पर्सनली टिकर टैब यूज़ करता हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और याद रख लो, बिना एनालिसिस किए, बिना सीखे आपको 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना, क्योंकि बिना एनालिसिस किए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।